बच्चों, दिस इज आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आवर थर्ड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज द डायनेमिक अर्थ। इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे कि अर्थ में चेंजेस किस टाइप से आते हैं। डायनेमिक अर्थ मीन्स अर्थ में चेंजेस कैसे आते हैं। ठीक है, अब इस जो ये पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपको ऐसे ही समझना है ये सारे के सारे पैराग्राफ को। देखिए, अर्थ की सरफेस में चेंजेस आते रहते हैं और वो चेंजेस जो है बाय नेचर और ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ की वजह से आते हैं। अर्थ में जो चेंजेस आते हैं वो अर्थ में चेंजेस कैसे आते हैं? समटाइम्स द बीनेथ ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, समटाइम्स अर्थ की सरफेस के नीचे, बीनेथ होता है सरफेस के नीचे आते हैं। और वो चेंजेस आते किस वजह से हैं? वो चेंजेस आते किस वजह से हैं? मे बी ड्यू टू द फोल्डिंग और फॉल्टिंग ऑफ रॉक स्ट्रेटा बाय अर्थक्वेक और बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी। फोल्डिंग और फॉल्टिंग क्या होता है? फोल्डिंग होता है कि जब किसी फोर्स से जो रॉक्स होती है ना, किसी फोर्स यानी किसी दबाव से रॉक्स जो है अपने प्लेस पे, जैसे एक रॉक के ऊपर दूसरी रॉक का चढ़ जाना कंप्रेशनल फोर्स की वजह से। और फॉल्टिंग क्या होता है? जब एक रॉक अपने प्लेस से डिसप्लेस हो जाती है, डिसप्लेसमेंट ऑफ द रॉक्स। फोल्डिंग होता है टेंशनल और कंप्रेशनल फोर्स, और फॉल्टिंग होता है डिसप्लेसमेंट ऑफ रॉक्स। समझ में आ गया? ठीक है, और ये सब होता किस वजह से? फोल्डिंग और फॉल्टिंग अर्थक्वेक की वजह से। क्लियर? और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, जब या तो अर्थक्वेक आता है या वोल्केनिक एक्टिविटी मीन्स ज्वालामुखी फटता है। और ये चेंजेस जो है ये प्रोसेसेस धीरे धीरे होते हैं। ये नहीं है कि अर्थक्वेक जिस दिन आया तो उसी दिन ही फोल्डिंग और फॉल्टिंग हो गया, नहीं। अर्थक्वेक आता किस वजह से है? वो अर्थ में धीरे धीरे जो चेंजेस होते हैं, और वो चेंजेस किस वजह से होते हैं? बाय द प्रोसेसेस ऑफ वियरिंग, इरोजन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। इनकी ये कुछ एक फैक्टर्स है जिनकी वजह से अर्थक्वेक और वोल्केनोस आते हैं। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं जो वियरिंग, इरोजन और डिपोजिशन है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? अर्थ को की सरफेस को मॉडिफाई करने में। समझ में आ गया? तो यहाँ तक इस चैप्टर में इतना ही है समझने वाला, सॉरी इस पैराग्राफ में इतना ही है समझने वाला। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सटर्नल प्रोसेसेस की। एक्सटर्नल प्रोसेसेस में हमारी 3 प्रोसेसेस को एक्सटर्नल प्रोसेसेस बोला जाता है, वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। क्लियर? आर कॉल्ड एक्सटर्नल प्रोसेसेस। एक्सटर्नल प्रोसेसेस मीन्स एक तो अर्थ के अंदर होती हैं, अर्थ के नीचे होती हैं। अर्थ के नीचे क्या होता है? अर्थक्वेक आता है और ज्वालामुखी फटता है, फोल्डिंग और फॉल्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन एक्सटर्नल जो अर्थ के ऊपर होती हैं, ठीक है, अर्थ के ऊपर होती है, वो वेदरिंग होता है, इरोजन और डिपोजिशन की वजह से अर्थ में चेंजेस आते हैं। इस चैप्टर में हमने इन्हीं के बारे में पढ़ना है। हाँ जी, वेदरिंग क्या होता है? द ब्रेकिंग डाउन या ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन और नियर द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे रॉक्स का टूटना। अब आप ये देखिए, जैसे ये एक रॉक है, रॉक तो वैसे किसी भी शेप में हो सकती है, ठीक है। रॉक में ऐसे ऐसे कई बार आपने देखा होगा ना कि ऐसे क्रैक्स आए होते हैं, दिस इज कॉल्ड द वेदरिंग। जो अर्थ में ये क्रैक्स आ जाते हैं ना, जो पत्थर टूटे हुए होते हैं, तो ये जो क्रैक्स आते हैं, दिस इज कॉल्ड द वेदरिंग। इसे वेदरिंग बोला जाता है। तो जहाँ पे भी वेदरिंग होता है तो वो रॉक जो है उसी जगह पे ही होती है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे होती है, ठीक है। अब लेकिन एक चीज़ और नोट करने की है कि वेदरिंग जो है, मैंने अभी बताया कि वन प्लेस पे ही होती है। इट डज नॉट मूव वेदर्ड मटेरियल टू अनदर प्लेस। जो वेदर्ड मटेरियल होता है वो दूसरे प्लेस पे मूव नहीं होता है, और सिर्फ अगर मूव होता है तो वो किसकी वजह से होता है? ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से होता है? ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। और जब वो जो वेदर्ड मटेरियल होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर जाता है, दैट इज जो प्रोसेस होती है, दैट इज नोन एज द इरोजन। इरोजन का जो मीनिंग है वो हम क्या करेंगे, एक बात बता देती हूँ। इरोजन क्या होता है? द रिमूवल ऑफ अपर लेयर ऑफ द सॉइल या लैंड, कुछ भी कह सकते हैं। क्लियर? दो इरोजन विच इज रिमूवल ऑफ पार्ट्स ऑफ द लैंड सरफेस। और वो इरोजन होगा किस वजह से?
विंड की वजह से, हवा से भी, हवा जब तेज चलती है तो अपर लेयर ऑफ द लैंड या सॉइल होती है वो क्या होती है, उड़ जाती है ना, उड़ती हुई मिट्टी होती है वो। वाटर होता है, वाटर की वजह से जब फ्लड आ जाता है या बारिश ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, आप लोगों ने अपने स्कूल के पास भी देखा था ना कि जब कितना सारा पानी इकट्ठा हो गया था तो जो सॉइल की अपर लेयर होती है वो क्या करती है, बह जाती है, और ग्रेविटी की वजह से और आइस की वजह से। तो इरोजन मीन्स क्या होता है, रिमूवल ऑफ द पार्ट्स ऑफ द लैंड सरफेस बाय विंड, वाटर, ग्रेविटी और आइस। क्लियर। अभी आपने ये देखना है फैक्टर्स, कुछ जो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है वेदरिंग और इरोजन के लिए। कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो, टेम्परेचर एंड रेनफॉल ऑफ अ प्लेस, वेजिटेशन कवर, चेंज इन द लैंड यूज, टाइप ऑफ सॉइल, स्लोप ऑफ द लैंड। डिपेंड करता है वेदरिंग कैसे और कहाँ पे होती है और क्यों होती है, और इरोजन, ठीक है, क्यों होता है। वो कौन कौन से फैक्टर्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है, जैसे कि मैं बात बता देती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आपने देखा होगा लैंड में क्रैक्स डल जाते हैं, ठीक है, जो जैसे लैंड में क्रैक्स डलते हैं वैसे ही क्रैक्स कहाँ पे, रॉक्स में भी डलते हैं। जब रॉक्स में क्रैक्स डलते हैं तो वो हाई टेम्परेचर की वजह से ही होते हैं ना, उसे हम वेदरिंग बोलते हैं। जब लैंड में क्रैक्स डलें तो उसे हम इरोजन बोल देते हैं। रेनफॉल ऑफ अ प्लेस, वेजिटेशन कवर, अगर किसी प्लेस पे वेजिटेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ पे इरोजन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर नहीं होती है, वेजिटेशन कम होती है, तो वहाँ पे इरोजन की प्रॉब्लम आती है। चेंज इन द लैंड यूज, अब लैंड के यूज़ करने का पैटर्न कैसा है, अगर हम लैंड को यूज़ करने का पैटर्न, जैसे कि हम क्रॉप्स को चेंज कर करके अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे इरोजन की प्रॉब्लम नहीं आती है, अदरवाइज आती है। टाइप ऑफ द सॉइल, सॉइल का टाइप कैसा है कि मिट्टी ज़्यादा बहाव वाली है या कैसी है। स्लोप ऑफ द लैंड, लैंड का स्लोप कैसा है, अगर तो लैंड का स्लोप कैसा है, ऐसे वाला है, जैसे कि ये समटाइम्स होता है ना, टिल्टेड होती है लैंड, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, ये हिली एरियाज में होती है, हिली एरियाज में इस टाइप की ही लैंड होती है। इसी वजह से वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे एक स्टेयर्स में ही वहाँ पे फार्मिंग की जाती है। तो स्लोप ऑफ द लैंड देखा जाता है, जिसकी वजह जो एक फैक्टर है रेस्पॉन्सिबल है जो वेदरिंग और इरोजन के लिए। अब आप ये देखिए, किसी भी टाउन और सिटी की ग्रोथ किससे रिलेटेड होती है, ग्रोथ ऑफ द टाउन और सिटी इज क्लोजली रिलेटेड विद द इरोजन। फॉर द ग्रोथ ऑफ अ टाउन और अ सिटी लैंड इज क्लियर्ड। अब लैंड इज क्लियर्ड, अब टाउन और सिटी की ग्रोथ के लिए लैंड को क्लियर कर दिया जाता है, ट्रीज कट कर दिए जाते हैं, किसके लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, ऑफिसेज बनाने के लिए, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कॉलोनीज, मार्केट्स बनाने के लिए। ये सब किस लिए बनाए जाते हैं, फॉर द ग्रोथ ऑफ द टाउन्स एंड सिटी। और इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रीज को कट कर देते हैं, और जब हम ट्रीज को कट कर देंगे वहाँ पे वेजिटेशन कवर नहीं होगा, जिसकी वजह से इरोजन हो जाएगा। सो वी कैन क्लियरली से दैट ह्यूमन एक्टिविटीज टू अफेक्ट द रेट ऑफ इरोजन। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही इरोजन होता है। इरोजन का मीन्स रिमूवल ऑफ द पार्ट्स ऑफ द लैंड, या ये हम ये भी कह सकते हैं रिमूवल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सॉइल। उसके बाद हम बात करते हैं डेनुडेशन की। डेनुडेशन क्या है, इट रेफर्स टू द डिसइंटीग्रेशन एंड डीकॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। अब आप ये देखिए, डिसइंटीग्रेशन एंड डीकॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स क्या है, एज वेल एज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंड सरफेस। डेनुडेशन का मीनिंग क्या है, डिसइंटीग्रेशन, ये रॉक्स और लैंड ये दोनों पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। रॉक्स में डीकॉम्पोजिशन होना एंड वियरिंग, अब डेनुडेशन लैंड सरफेस पे भी होता है और रॉक्स में भी होता है। अब आप ये देखिए, सपोज ये एक रॉक है, रॉक में क्या होता है, मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था ना, वेदरिंग में रॉक्स में ऐसे करके क्रैक डल जाते हैं, ऐसे ये क्रैक्स डल गए ना। अब ये जहाँ पे क्रैक्स डलते हैं ना, ये जो ये है, ये तो हमारी वेदर्ड रॉक्स हो गई हैं, जहाँ से क्रैक डलता है, जहाँ से क्रैक डल गया ये हमारी वेदर्ड रॉक्स हो गई हैं, ठीक है। और जो बाकी ये पार्ट है ये हमारा क्या है, ये जैसे पत्थर होते हैं, बड़े बड़े पत्थर, ये वही है, ये अनवेदर्ड है। अब जो ये वेदर्ड रॉक्स होती हैं, इनमें जब ये क्रैक्स आते हैं तो ये क्रैक्स में डिफरेंट टाइप के एजेंट्स की वजह से आते हैं। वो एजेंट्स कौन से हैं, विंड, वाटर, ग्रेविटी एंड आइस, जिसकी वजह से इरोजन भी होता है। मेन तो विंड और वाटर होता है। अब जब ये वेदर्ड रॉक्स बन गई हैं, ठीक है, अब वेदर्ड रॉक से जब विंड और वाटर का इफेक्ट पड़ेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इरोजन। इरोजन क्या होता है, मूविंग अवे ऑफ द अपर लेयर ऑफ द
लैंड या सरफेस हम कुछ भी बोलेंगे, और वो सरफेस क्या हो सकती है, वो रॉक सरफेस भी हो सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ से हो जाता है हमारा इरोजन स्टार्ट। अब मैंने आपको बताया डेनुडेशन रॉक्स में भी होता है, इनके रॉक्स में डीकॉम्पोजिशन होना, और डीकॉम्पोजिशन क्या होता है, डीकॉम्पोजिशन का मीनिंग होता है, डीकॉम्पोजिशन का मीनिंग होता है, ठीक है, डीकॉम्पोजिशन होता है कि जब हम ऑर्गेनिक मटेरियल को या कुछ भी ऑर्गेनिक मैटर को हम डीकम्पोज करते हैं, दैट इज द डीकॉम्पोजिशन, मीन्स किसी को खत्म करना। तो ये रॉक्स खत्म हो रही होती हैं, ठीक है, डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स एज वेल एज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंड सरफेस। या यहाँ पे आप इसका मीनिंग देखिए, इसको करो यहाँ पे मीनिंग देखिए, डेनुडेशन का मीनिंग आपने यहाँ से भी कर सकते हो। डेनुडेशन इन्वॉल्व्स दैट प्रोसेसेस दैट कॉज द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस बाय मूविंग वाटर, आइस, विंड और द वेव्स। के अब जो लैंड सरफेस है वो वियरिंग अवे मीन्स बह जाती है, चाहे वो वाटर से, आइस से, विंड से और वेव से, ठीक है, तो इसको डेनुडेशन बोलते हैं। अब डेनुडेशन में फेजेस देखिए। अब डेनुडेशन ये जो आ रहा था, ये डेनुडेशन होता है, डेनुडेशन किन वजह से होता है, इसके क्या क्या फेजेस है। एक तो वेदरिंग होती है, दूसरा इरोजन होता है, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन होता है, एंड द लास्ट वन इज द डिपोजिशन। मैंने आपको अभी बताया ना थोड़ी देर पहले कि अभी एक रॉक्स में क्रैक्स डल जाते हैं, तो ये वेदर्ड रॉक्स बन गई, तो ये है वेदरिंग। उसके बाद इरोजन की आ जाती है, विंड और वाटर की वजह से इरोजन हो जाता है। इरोजन से जब अपर लेयर बह जाएगी ना, ये अपर लेयर बह के रॉक्स से नीचे की तरफ चली जाती है, मीन्स यहाँ से हो जाता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स जो भी इसके मटेरियल, जो भी मिनरल होते हैं ना, वो ऊपर से बह जाते हैं और वो डीकम्पोज हो जाते हैं। यहाँ पे डिपोजिशन हो जाती है। डिपोजिशन वहाँ पे हो जाएगी एक जगह पे जाके, क्योंकि जो भी ऊपर से पानी बहेगा कहीं ना कहीं तो रुकेगा ना जाके, तो वो वहाँ एक जगह पे जहाँ पे रुकता है वहाँ पे सारे के सारे मिनरल्स जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, मीन्स डिपोजिशन हो जाता है। वेन के जिस जगह पे जाके सारे के सारे मिनरल्स इकट्ठे होंगे तो वहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है, किसका, मिनरल्स का। तो ये हो गया इसके फेजेस डेनुडेशन की। तो डेनुडेशन की 4 फेजेस हैं, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं, ये सारा जो है मैंने आपको अभी समझा ही दिया इसमें एक ये डायग्राम की हेल्प से। उसके बाद है एजेंट्स ऑफ डेनुडेशन। डेनुडेशन के एजेंट्स किन वजह से डेनुडेशन हो सकता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ना डेनुडेशन किस वजह से होगा, रनिंग वाटर की वजह से, ग्लेशियर्स, विंड और सी वेव्स, ठीक है। अभी हमने इसके मीनिंग में ही यहाँ पे क्लियर किया, बाय द मूविंग वाटर, आइस, विंड एंड वेव्स। तो डेनुडेशन के ये एजेंट्स हैं, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड एंड और सी वेव्स आर कॉल्ड द एजेंट्स ऑफ डेनुडेशन। और इनमें जो इफेक्टिव एजेंट ऑफ डेनुडेशन है वो क्या है, रनिंग वाटर। फिर से ध्यान से सुनिए, मोस्ट इफेक्टिव एजेंट ऑफ डेनुडेशन क्या है, रनिंग वाटर। डेनुडेशन का मीनिंग आपको क्लियर हो गया, वही है, एक बार फिर से बता रही हूँ, डीकॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, यानी कि रॉक्स का टूटना, या लैंड सरफेस का वियरिंग अवे, लैंड सरफेस का बह जाना। और वो बहेगी किस वजह से, मूविंग वाटर की वजह से, आइस की वजह से, विंड की वजह से और वेव्स की वजह से। और ये ऐसा होता किस वजह से है, मैंने आपको रॉक्स का तो बता दिया, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन की वजह से, ठीक है। अब आप ये देखिए, मोस्ट इफेक्टिव एजेंट ऑफ डेनुडेशन क्या है, रनिंग वाटर, ठीक है। और रिवर्स फंक्शंस एज एन एजेंट ऑफ ग्रेडेशन इन द 3 वेज। वो दे इरोडेड द रॉक्स, दे इरोड द रॉक्स। इरोड करना मतलब रॉक्स को तोड़ना, टुकड़ों में बांट देना, या उनको एक तरह से कह लो कि इतने छोटे छोटे हिस्से कर देना रॉक्स के, वो मतलब ना के बराबर हो जाए। दे ट्रांसपोर्ट द इरोडेड मटेरियल। अभी मैंने आपको इसमें बताया ना, इरोडेड, यहाँ पे मैंने आपको बताया जो वाटर है, रिवर है, वो क्या कर देती है, इरोडेड कर देती है, इरोजन हो गया, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। उसके बाद अलोंग द कोर्स मीन्स अपने बहाव के साथ साथ उसे अपने साथ बहा के ले जाती हैं, किसको, इरोडेड मटेरियल को। उसके बाद स्टेजेस ऑफ द रिवर्स लाइफ। अब एक रिवर है, उसकी लाइफ की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। अपर कोर्स होता है यूथ, इनके जब वो रिवर बनी होती है। मिडल कोर्स होता है मैच्योरिटी। उसके बाद होता है लोअर कोर्स यानी कि ओल्ड एज।
अपर कोर्स की क्या क्या फीचर्स हैं देखिए। रिवर यूजुअली स्टार्ट्स एज अ स्ट्रीम, एक छोटी सी स्ट्रीम से स्टार्ट होती है रिवर। उसके बाद है इट फ्लोज फास्ट, अब जब नई नई रिवर है तो वो फास्ट फ्लो करती है स्टीपी स्लॉप्स, स्टीपी यानी कि तीखे 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 बहाव से। इरोजन इज द मेन एक्टिविटी ऑफ द रिवर, मैंने आपको अभी बताया इरोजन का मेन रीजन क्या होता है, पानी। रिवर यानी कि नदी, जब नदियाँ बहुत तेज बहाव से स्टीपी स्लॉप से बहती हैं तो फिर चाहे वो रॉक्स हो चाहे वो लैंड सरफेस हो तो इरोजन होता है। द रिवर यूजुअली फॉर्म्स नैरो गॉर्जेस और द वी शेप्ड वैली, और जब रिवर है नैरो गॉर्जेस मीन्स गॉर्जेस ही नैरो वैली को बोला जाता है। नैरो वैली विद द स्टीप साइड, गॉर्जेस किसे बोलते हैं, नैरो वैलीज विद द स्टीप साइड्स। नैरो वैली यानी कि वी शेप, आप देखिए अगर वैली की वी शेप होगी तो ये नैरो होती जाती है, ऊपर से नीचे नैरो हो गई ना, ठीक है। जो वी शेप्ड वैलीज होती है वो गॉर्जेस होती हैं, गॉर्जियस मत कह देना इसको, गॉर्जियस है ये, ठीक है। तो वी शेप्ड वैली क्या होती है, वो नैरो और स्टीप साइड्स होती है, ये साइड्स जो है ना इसकी स्टीप साइड्स होती हैं। उसके बाद मिडल कोर्स यानी कि जो मैच्योरिटी वाली रिवर्स होती हैं वो क्या होती हैं, द रिवर इज यूजुअली जॉइंड बाय ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज यानी कि स्मॉल रिवर जब वो फ्लो कर जाती है टू अ लार्जर रिवर, एक स्मॉल रिवर जब एक लार्जर रिवर में फ्लो करती है दैट इज द ट्रिब्यूटरीज। और जब वो छोटी छोटी नदियाँ ऊपर से बहती हुई पहाड़ों से बहती हुई एक बड़ी रिवर में आके मिल जाती हैं, ठीक है, तो वो एक बड़ी ही रिवर काउंट हो जाती है। और इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटीज आर लार्जली बैलेंस्ड इन दिस स्टेज। द रिवर मेनली ट्रांसपोर्ट लार्ज अमाउंट्स ऑफ इरोडेड मटेरियल, जो रिवर्स होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या कर देती है, इरोडेड मटेरियल। इरोडेड मटेरियल मीन्स जो धीरे धीरे करके मतलब जैसे मैंने बताया रॉक्स को इरोड कर देना, तो वो छोटे छोटे कंकर पत्थर जो है इरोडेड मटेरियल अपने साथ बहा के ले जाती हैं। उसके बाद है लोअर कोर्स यानी कि जब ओल्ड एज बहुत पुरानी नदी हो जाती है तो वो धीरे धीरे बहती है। द रिवर फ्लोज वेरी स्लोली, बूढ़ी हो गई ना वो तो स्लो बहती है। इट मिंडर्स, मिंडर्स मीन्स हैव अ लॉट ऑफ कर्व्स, अब उस नदी के बहुत सारे कर्व्स बन जाते हैं। देन अब जो कर्व्स बन जाते हैं तो इरोडेड मटेरियल होता है वो स्लो मूविंग और एनर्जी तो स्लो मूव करती है वो रिवर इरोडेड मटेरियल के साथ, और उसमें एनर्जी तो होती नहीं है तो वो डिपॉजिट जो है ना वो सारे इरोडेड मटेरियल को डिपॉजिट करती है एक जगह पे, दैट इज कॉल्ड द एल्यूवियम। और एल्यूवियम इज डिपॉजिटेड अलोंग द बेड एंड अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। एल्यूवियम यानी कि जो इरोडेड मटेरियल होता है उसे एल्यूवियम कहते हैं, जो ओल्ड रिवर होती है जो अपने साथ बहा के लेके आती है, ठीक है। और वो जो इरोडेड मटेरियल होती है वो डिपॉजिट कहाँ पे करती है, एट द अलोंग द बैंक, या तो रिवर के किनारों के साथ या रिवर के कभी आपने देखा होगा अगर किसी नदी में देखा होगा कहीं पे जाके, तो अगर वो नदी ज़्यादा गहरी नहीं होती है तो उसमें उसकी सतह पे ना आपने कई छोटी छोटी सी कंकर बजरी टाइप देखा होगा, तो वो जो बजरियाँ ही होती है ना वो बजरी क्या होती है, वो रॉक्स के ही वेदर्ड रॉक्स के ही पार्ट्स होते हैं। तो एट द बेड उसी को बोला जाता है जो उसकी सतह पे होती हैं, और अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर, ठीक है। अभी आज तक इस वीडियो में यहाँ तक ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मूविंग आइस और विंड और सी वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों। हाँ जी बच्चों, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा मूविंग आइस, जो हमारा नेक्स्ट एजेंट ऑफ डेनुडेशन है। तो मूविंग आइस क्या है, मूविंग आइस मीन्स ग्लेशियर। अ ग्लेशियर इज अ मूविंग रिवर ऑफ आइस, अ ग्लेशियर इज अ मूविंग रिवर ऑफ आइस। अब देखिए जितना भी हाई एल्टीट्यूड्स पे अगर हम चले जाते हैं, मीन्स समुद्र तल से जितना ज़्यादा हम ऊपर जाते हैं, प्रीसिपिटेशन जो है वो स्नो की फॉर्म में हो जाता है, और जब वो स्नो अक्यूमुलेट हो जाती है मीन्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इकट्ठी हो जाती है, तो वो किसकी कैसी हो जाती है, हार्ड लेयर की फॉर्म में हो जाती है, हार्ड आइस की फॉर्म में हो जाती है, और उसे हम बोलते हैं ग्लेशियर। और जब बाय द फोर्स ऑफ इट्स ऑन वेट द मास ऑफ आइस बिगिंस टू मूव स्लो डाउन, वो अपने ही वेट की वजह से नीचे बहाव उसका शुरू हो जाता है टू द माउंटेन साइड, एंड दिस इज नोन एज द वैली ग्लेशियर। समझ में आ गया, जब वेट अपने ही वेट से जो है वो आइस स्लो मतलब मूव स्लो डाउन स्लोली, धीरे जो है धीरे धीरे करके वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, कहाँ पे, माउंटेन में, और दैट इज नोन एज द वैली ग्लेशियर। समझ में आ गया। और जो वैली ग्लेशियर है वो हमारा कहाँ पे है, जो आइस शीट्स की फॉर्म में बन जाती है, और वो आइस शीट्स जो हैं वो
पहले जो पास्ट में थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी, लेकिन और उन्होंने जो एरिया था वो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका कवर किया हुआ था। और कोल्ड कंट्रीज में आइस क्रीप्स डाउन टू द सी वेयर ग्रेट मासेस ब्रेक ऑफ एंड फ्लोट्स अवे एज द आइस बर्ग। ठीक है, अब आप ये देखिए इस लाइन का मीनिंग मैं आपको समझा रही हूँ ये क्या चीज़ है। अब कोल्ड कंट्रीज में क्या होता है, आइस क्रीप्स, क्रीप्स यानी कि एक तरह से रेंगना, मतलब आइस जो है वो बहती रहेगी, नीचे जाती रहेगी, वो समुद्र में पहुंच जाती है और समुद्र में जब वो ग्रेट मासेस ब्रेक ऑफ, ग्रेट मासेस बहुत ज़्यादा मात्रा में वो वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, फ्लोट्स अवे एज आइसबर्ग। और आइसबर्ग क्या होता है, वेरी लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस दैट फ्लोट्स इन द सी, वेरी लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस, आइस का बहुत बड़ा एक सतह है समुद्र में जब वो फ्लोट करती है, दैट इज नोन एज द आइसबर्ग्स। आइसबर्ग्स कहाँ पे होती हैं, समुद्र में होती हैं, और ग्लेशियर कहाँ पे होते हैं, वो हिली एरिया में होते हैं। क्लियर, वो हिली एरिया में क्यों होते हैं, बिकॉज इन द हाई आल्टीट्यूड्स प्रिसिपिटेशन जो है वो स्नो की फॉर्म में होती है, और वो स्नो जब हैवी एक्यूमुलेशन में आ जाती है, मतलब हैवी एक्यूमुलेशन मीन्स बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, तो वो क्या बन जाते हैं, ग्लेशियर बन जाते हैं। क्लियर, उसके बाद हम बात करते हैं विंड की, यानी हवा। तो विंड क्या चीज़ है, विंड से क्या होते हैं, विंड जो है सैंड स्टॉर्म का एक बहुत बड़ा रीज़न है। विंड से क्या होता है, तो विंड पिक्स अप लूज मटेरियल इन इट्स पाथ। विंड जो है वो लूज मटेरियल, सैंड होती है वो बहुत हल्की होती है, हवा के चलने से बहुत जल्दी उड़ती है। ठीक है, तो वो क्या आती है अपने साथ उसे बहा के ले जाती है, और उससे क्या होता है जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं कैन स्टिक यू वेर एवर यूर स्किन इज एक्सपोज्ड, और बहुत ज़्यादा आर्ट पार्टिकल्स जो हैं आपकी स्किन को भी बहुत जल्दी अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है सैंड ड्यून्स के बारे में है। सैंड ड्यून्स कब बनते हैं, सैंड ड्यून्स छोटे छोटे रेत के पहाड़ होते हैं, टीले होते हैं। तो विंड जो है सैंड ड्यून्स बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। विंड से अभी मैंने बताया था डेन्यूडेशन में, डेन्यूडेशन की फेजेस में वेदरिंग थी, इरोजन था, ट्रांसपोर्टेशन था एंड डिपोजिशन था। तो ऐसे ही विंड के साथ भी है। तो विंड से क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन किसका होगा, सैंड का होगा, और डिपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, तो डिपोजिशन कहाँ पे हो जाता है, जब जहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है सैंड एक जगह पे इकट्ठी हो जाएगी, तो वहाँ पे क्या बन जाती है, सैंड ड्यून्स एंड हिल्स ऑफ सैंड। जैसे मैंने अभी इसमें बताया था ना आपको, यहाँ पे तो क्या हो रहा था, जो इरोडेड मटेरियल था वो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था और डिपोजिशन हो रहा था। ऐसे यहाँ पे सैंड का हो जाता है। क्लियर, और जब सैंड का होता है वहाँ पे, तो दैट इज कॉल्ड द सैंड ड्यून्स। तो सैंड ड्यून्स जो है वो हवा के बहाव की वजह से अपनी शेप जो है वो चेंज करती रहती है। तो जब वो एक क्रेसेंट शेप में आ जाती है, इट इज़ नोन एज द बरखान। तो विंड हैज़ डिवेल्प्ड द सहारा डेजर्ट, विंड ने ही सहारा डेजर्ट डिवेल्प किया है। सहारा डेजर्ट क्या है, अ ग्रेट सी ऑफ सैंड वेयर फ्रॉम द वेदर्ड सैंड ऑफ सैंडस्टोन फॉर्मेशन। ठीक है, सहारा डेजर्ट जो है वो किसकी वजह से हुआ है, विंड की वजह से हुआ है। क्लियर, अब इसके बाद हम बात करते हैं इन मैनी मिड लैटिट्यूड एरियाज द विंड हैज़ ट्रांसपोर्टेड सिल्ट। काफ़ी जो मिड लैटिट्यूड जो आपने 5th क्लास में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा ही था। ठीक है, तो जो मिड लैटिट्यूड्स है, जो इक्वेटर के पास पड़ता है, जो हवा है वहाँ पे वो सिल्ट यानी कि कीचड़ ट्रांसपोर्ट करती है। सैंड ड्यून्स बनती है जब वो रेत सैंड ट्रांसपोर्ट होती है। तो विंड से जब सिल्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर वो सिल्ट वहाँ पे एक सरफेस बना लेता है, एक लार्ज सरफेस में इकट्ठा हो जाता है, और उसको बोलते हैं हम लॉयस। लॉयस इज द थिकेस्ट डिपॉजिट ऑफ दीज फाउंड इन चाइना। जो थिकेस्ट डिपॉजिट है इसकी वो चाइना में पाई जाती है। क्लियर, लॉयस क्या होता है, जो सिल्ट की एक लेयर लैंड सरफेस पे इकट्ठी हो जाती है, वो जमा हो जाती है और वो थिक हो जाती है, उसे बोलते हैं लॉयस, और वो थिक डिपॉजिट्स आर फाउंड इन चाइना। उसके बाद हम बात करते हैं सी वेव्स के बारे में। मैंने आपको बताया सी वेव्स इज ऑल्सो आर द एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन। तो सी वेव्स की वजह से भी क्या हो जाता है, सी इज द पावरफुल एजेंट ऑफ वियरिंग अवे ऑफ द रॉक्स स्पेशली इन द टाइम ऑफ स्टॉर्म्स एज द सी वेव्स बीट अपॉन द रॉकी शोर। जब सी वेव्स जो है रॉकी शोर, जब यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जो सी वेव्स है, यहाँ पे समुद्र है और ये रॉक्स हैं,
ठीक है। जो ये रॉकी शोर है तो यहाँ पे इसको ये समुद्री लहरें जो इससे टकराती हैं और वॉश्ड अवे करती हैं, और लहरें टकराने से क्या होगा, रॉक्स में क्रैक्स आ जाते हैं, और क्रैक्स आने से क्या होगा, उनमें जो भी मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, इरोडेड मटेरियल वो क्या हो जाएगा, वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और वो डिपोजिशन हो जाता है। तो इस एक्ट को जैसे वियरिंग अवे ऑफ द कटिंग ऑफ द रॉक्स, अभी मैंने आपको बता दिया कि कटिंग अवे ऑफ द रॉक्स जो इरोडेड हो जाती हैं रॉक्स, दिस रिपीटेड एक्शन ऑफ द सी वेव्स कट अवे द सॉफ्टर रॉक्स, ये मैंने आपको बता दिया अभी। एंड होलो केव्स आर फॉर्म्ड इन द रॉक्स, रॉक्स में कई बार गुफाएं बन जाती हैं और उन गुफाओं को बोलते हैं सी केव्स। जब सी केव्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि लहरों के सी वेव्स की वजह से उन रॉक्स में जो सॉफ्ट रॉक्स होती हैं उनमें केव्स बन जाती हैं, दैट इज नोन एज द सी केव्स। उसके बाद हम बात करते हैं द फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स रिमेन। अब कई बार क्या होता है कि जो वेव्स होती हैं ना वो क्या करती हैं, इरोजन जो है ब्रेक्स कर देते हैं किसकी, रॉक्स की रूफ को, और वॉल्स ही सिर्फ रह जाती हैं, दैट इज नोन एज द स्टैक्स। जब रॉक्स की रूफ सारी ब्रेक हो जाती है और सिर्फ वॉल्स उसकी बचती हैं, दैट इज नोन एज द स्टैक्स। सी केव्स क्या होती हैं, जो सॉफ्ट रॉक्स होती हैं, सॉफ्ट रॉक्स में सी वेव्स की वजह से उन्हें टकराने से सॉफ्ट रॉक्स में क्या हो जाते हैं, उनमें केव्स बन जाते हैं, दैट इज नोन एज द सी केव्स। और स्टैक्स क्या होते हैं, जब वेव्स की वजह से ही जो हमारी रॉक्स होती हैं वो उनकी रूफ ब्रेक्सअप हो जाती है और उनकी सिर्फ वॉल्स बचती हैं, दैट इज नोन एज द स्टैक्स। हो गया। उसके बाद है सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स। अब सी वेव्स, अब जो क्रैक्स डल जाते हैं उनमें क्या आते हैं कि सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। सी वेव्स जो होती हैं वो सेडिमेंट्स को बीचेस पे इकट्ठा कर देती हैं। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड द क्लिफ। अब क्लिफ किसे बोलते हैं, जो स्टीपी रॉक, स्टीपी यानी कि तीखी, जो तीखी रॉक्स होती हैं, रॉकी कोस्ट होता है, राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली, वो वर्टिकली ऊपर की तरफ राइज करता है, अबव द सी वाटर के से भी ऊपर, दैट इज नोन एज द क्लिफ। जो तीखी, अब आप ये देखिए यहाँ पे, इसमें आप देखिए, ठीक है, अपनी बुक में आप इसी पिक्चर पे देखना, चौक क्लिफ्स आपको गिवन है, ठीक है, तो चौक क्लिफ्स में आप देख सकते हो, चौक क्लिफ्स में, ठीक है, इसमें आप देखना कि जो ये तीखी रॉक्स होती है ना, ये समुद्र जो की लहरें इनके ऊपर से होके निकलती हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें बोलते हैं क्लिफ। क्लियर? आपके पास आपके सिलेबस में इतना ही है, इतना ही सफिशिएंट है आपके क्वेश्चंस के लिए भी।